नल पुराण इतिहास के 100वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी मैंने प्रसारण के लिए हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट चुना है और उनका नाम है बसंत कुमार जी। देखिए श्रोताओं, बसंत कुमार जी लिखते हैं कि मैं इसीलिए तो रिचार्ज करवाता हूं, मुझे आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। आप जैसे एक्सपर्ट की कहानी सुनने को मैं बहुत आतुर रहता हूं। मैंने आपके नल पुराण इतिहास के 1 से लेकर के 99 तक के एपिसोड 2 दिन में देख लिए हैं। देखिए श्रोताओं, वो आगे लिखते हैं कि गुरुजी अगला भाग जल्दी बनाने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान बसंत कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आप जैसे विद्वानों का स्वागत है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 99वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 99वें एपिसोड में मैंने बताया था कि ढोल कुमार उस दरवाजे को पार कर जाते हैं और राजा बुध भाटी के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा बुध भाटी ने ढोल कुमार का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में उच्च स्थान पर बैठाया। देखिए श्रोताओं, दूसरा दिन हुआ। ढोल कुमार तो सोच रहे थे कि महाराज मुझे आज ही विदा कर देंगे, लेकिन महाराज बुध भाटी के यहां एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि एक राजा बुध भाटी की एक दूसरी लड़की और थी जिसका नाम था तारो, और वह तारो भारमल के लिए ब्याही थी। एक राजा था भारमल, उसका विवाह भारमल के साथ हुआ था। भारमल हमेशा राजा नल को देख करके चिढ़ता था, क्योंकि भारमल एक आंख से काना था। वो काना भारमल हमेशा राजा नल और ढोल कुमार से चिढ़ता था। तो देखिए श्रोताओं, भारमल ने राजा बुध को भड़काया कि महाराज आप इस तरीके से अपनी इस लड़की को भेज देंगे तो क्या यह उचित है? हे राजन, आप इसकी परीक्षा लीजिए, ये कितना ताकतवर है, ये कैसा योद्धा है। राजा बुध भाटी कहने लगे कि ये तो परीक्षा पहले ही दे चुका है, ये दरवाजे को पार कर चुका है और ये 20 साल में यहां गौना करने आया है, इसलिए हमें इसकी कोई परीक्षा नहीं लेनी है। लेकिन भारमल फिर कहने लगा कि महाराज आप नहीं जानते, राजाओं के तो नियम होते हैं कि बिना शर्तों के विवाह नहीं होते। तो राजा बुध कहने लगा कि इसके पिताजी ने सभी शर्तों का पालन पहले ही कर दिया। इसके पिताजी ने वह शर्त पूरी की जो भारमल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। परंतु देखिए श्रोताओं, भारमल तो अपने साड़ू ढोल कुमार को देख करके चिढ़ रहा था, उससे प्रसन्न नहीं था। वो तो ये सोचता था कि ये मारा जाना चाहिए। इसलिए फिर राजा बुध से कहा कि महाराज ठीक है, आपकी बात मान रहा हूं कि राजा नल ने सभी नियमों को पूरा किया, परंतु हे राजन इससे भी तो कुछ करवाइए। तो राजा बुध कहने लगे बताओ क्या करवाना चाहते हो। देखिए श्रोताओं, भारमल राजा बुध से कहने लगा कि महाराज इससे आप ये कह दीजिए कि जो दिखनी चीर तुम्हारे पिताजी लेकर के आए थे वही दिखनी चीर तुम्हें लेकर के आनी है। कितने लहजा हाथी घोड़ा पर चीरन को मिला दे जोड़ा, अर्थात ये चीर दिखनी चीर जोड़ा में होनी चाहिए। हे राजन, इसकी ये परीक्षा तो कर लो, इससे एक दिखनी चीर मंगवा लीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा बुध ने अपने बड़े दामाद भारमल की बात मानी, अपनी पुत्री तारो की बात मानी और एक शर्त ढोल कुमार के सामने रख दी। ढोल कुमार से राजा बुध कहने लगे कि देखिए बेटे, आपके विवाह में आपके पिताजी ने सभी शर्तों को पूरा किया और आपने भी दरवाजे की शर्त को पूरा कर लिया, परंतु राजाओं के ये नियम होते हैं कि कुछ शर्तें और भी शेष हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। ढोल कुमार कहने लगा कि महाराज क्या शर्त है आपकी, आप वो शर्त बताइए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा बुध कहने लगे कि ढोल कुमार तुम्हें यह शर्त पूरी करनी होगी कि जैसी दिखनी चीर
तुम्हारे पिताजी लेकर के आए थे, उसी तरीके की दिखनी चीर तुम्हें लानी होगी। हे श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर को बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ढोल कुंवर कहने लगा कि ठीक है महाराज, मैं दिखनी चीर लेने अवश्य जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिखनी चीर लेकर के आऊंगा। श्रोताओं, राजा बुद्ध के कहने से ढोल कुंवर दिखनी चीर लेने के लिए चल देते हैं। जब गंगाराम तोता को यह पता चला कि ढोल कुंवर दिखनी चीर लेने जीन देश जा रहा है, तो गंगाराम तोता को मरवन भेज देती है कि तुम भी मेरे पति के साथ जाओ और इन्हें दिखनी चीर लाने में सहायता करो। देखिए श्रोताओं, गंगाराम तोता और ढोल कुंवर दिखनी चीर लेने के लिए चल देते हैं। अब उधर का हाल सुनिए, नरवरगढ़ का। जब ढोल कुंवर को 5 दिन हो गए तो रानी दमयंती ने राजा नल से कहा कि राजन, अपने पुत्र की तो कुछ सूचना लीजिए, आपके पास कोई खबर है कि नहीं महारानी? मेरे पास कोई खबर नहीं है। तो आपको यह पता है कि ढोल कुंवर जीवित है या मर गया? हो सकता है उस दरवाजे में मर चुका होगा, क्योंकि ढोल कुंवर को यहां से गए 5 दिन हो गए और 5 दिन से ढोल कुंवर वापस नहीं लौटा और ना कोई सूचना आई। तो राजा नल कहने लगा कि रानी, फिर मैं क्या करूं कि तुम स्वयं जाओ पिंगुलगढ़ के लिए और ढोल कुंवर का पता लगाओ, उसकी सहायता करो। यदि दरवाजे में वो बचा हो, दरवाजे में नहीं दबा हो, दरवाजे से उसकी मृत्यु नहीं हुई हो, तो राजा बुद्ध अवश्य कोई ना कोई शर्त लगाएगा और उस शर्त को मेरा राजकुमार पूरी नहीं कर सकता। इसलिए राजन, तुम स्वयं जाओ। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती की बात सुनकर के राजा नल अपने वीर वरण घोड़ा को सजाते हैं। राजा नल ने अपना देवताओं वाला वीर वरण घोड़ा तैयार कर लिया, अपना अश्व सजा लिया और सजा करके रानी दमयंती से कहने लगे कि रानी, तुम यहां सावधान रहना, मैं जा रहा हूं ढोल कुंवर की सहायता करने के लिए। तो देखिए श्रोताओं, पीछे से राजा नल पिंगुलगढ़ के लिए चल देते हैं। अपने पुत्र को खोजते खोजते पिंगुलगढ़ चले जा रहे हैं। राजा नल तो पिंगुलगढ़ के लिए चला गया दमयंती से कह करके, और अब इधर सुनिए, दमयंती यहां अकेली रह जाती है। जब दूसरा दिन हुआ, जब प्रातः काल का वक्त हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो रानी दमयंती की कुछ सहेली रानी दमयंती के पास आई और रानी दमयंती से कहने लगी कि महारानी, आज तो हम बाग में झूला झूलने के लिए चलेंगे। रानी दमयंती कहने लगी कि देखो दासियों, देखो सहेलियों, आज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहां ना महाराज नल हैं ना मेरा पुत्र ढोल कुंवर है। कोई भी दोनों में से यह नहीं है, फिर तुम बगीचे में जा रही हो, ये अच्छा काम नहीं है। परंतु सहेली कहने लगी कि नहीं रानी, तुम जानती हो कि हमारा राज्य है, चौपा चौपा पर, चप्पे चप्पे पर हमारी सेना लगी हुई है, तो यह हमें कोई नुकसान नहीं है, हम अपने फूल बाग में झूला झूलने के लिए चलेंगी। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के फूल बाग में झूला झूलने के लिए चली जाती है और फूल बाग में झूला झूल रही है। अब सुनिए, घटना घटित होती है। एक सूरमगढ़ नामक राज्य था और उस सूरमगढ़ का सूरम सिंह राजा घूमता हुआ राजा नल के नरवर खेरे से निकल रहा था और जब उस फूल बाग के पास आया तो देखता है कि रानी दमयंती अपनी सहेलियों के साथ बाग में झूला झूल रही है। तो राजा सूरम सिंह के मन में विचार आया कि आज तो मैं रानी दमयंती के पास चलता हूं और रानी दमयंती से बात करना चाहता हूं। ये सोच करके राजा सूरम सिंह उस बाग में प्रवेश कर जाता है, फूल बाग में। और जैसे ही राजा ने फूल बाग में प्रवेश किया तो रानी दमयंती की सहेलियों ने राजा को फटकारा कि तू कौन है और ये जनाना बाग है, तेरी इस बाग में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तू कायर नहीं जानता कि ये महाराज नल का बाग है? तू जानता होगा कि राजा नल कितने पराक्रमी और प्रतापी हैं। तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, तू इस बगीचे में कैसे आया, पहले ये बता। देखिए श्रोताओं, सूरम सिंह राजा उन दासियों से कहने लगा, उन सहेलियों से कहने लगा कि देखिए मुझे प्यास लगी हुई है और प्यास के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। मैं पानी पीने के लिए तुम्हारे बगीचे में आ गया
तो क्या मैंने बुरा कर दिया? क्या है यहाँ की सभ्यता? क्या नरवरगढ़ में किसी को पानी नहीं पिलाते? तब तक रानी दमयंती बोल उठी कि देखिए, इसको पानी पिलाने में कोई डर नहीं है, इसे पानी पिला दीजिए। श्रोताओं, अब तो सूरम सिंह राजा को पता चल गया। वो रानी दमयंती की तरफ आगे बढ़ा और उधर रानी दमयंती ने एक सहेली को भेजा कि इसको पानी पिलाइए। जब वह सहेली राजा सूरम सिंह को पानी पिलाने लगी तो सूरम सिंह कहने लगा कि देखिए, मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा। तो वो सहेली कहने लगी कि कैसे पानी पियोगे? बताइए, आप जैसे पानी पीना चाहें वैसे पानी पिला दिया जाएगा। कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो वो सहेली कहने लगी, फिर किसके हाथ का पानी पियोगे आप? कौन पानी पिलाए तुमको? जिसके हाथ से आप पानी पी सकते हैं उसका नाम बताइए। कि मैं महारानी दमयंती के हाथ से पानी पीऊंगा। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती की कुछ सहेली कहने लगी कि कोई बात नहीं है, ये परदेसी है, पानी पी रहा है तो इसे पानी पिला दीजिए। श्रोताओं, रानी दमयंती ने अपना घूंघट नीचे लटकाया, पेट तक किया और हाथ में पानी का जग लेकर के या पानी का बर्तन लेकर के राजा सूरम सिंह को पानी पिलाने लगी। तभी राजा सूरम सिंह कहने लगा कि नहीं, मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा। महारानी, यदि पानी पिलाना है तो ये घूंघट ऊपर कर दीजिए। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती की कुछ सहेलियां फिर बोली कि देखिए रानी, कोई बात नहीं है, ये कोई पागल व्यक्ति दिखाई देता है, इसलिए तुम ये घूंघट ऊपर कर लो और इसे पानी पिला दो। श्रोताओं, रानी दमयंती ने घूंघट ऊपर किया और उसे फिर पानी पिलाने लगी। तो फिर वह राजा सूरम सिंह कहने लगा कि ऐसे पानी नहीं पीऊंगा मैं रानी। यदि तुम पानी पिलाना चाहती हो तो मुझे एक बार पति कह करके पानी पिलाइए। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती के सामने जब राजा सूरम सिंह ने पति का नाम लिया, रानी ने क्रोध में आकर के चप्पल उतारी और 5-7 चप्पल राजा सूरम सिंह में मार दी। राजा सूरम सिंह पिट करके अपमानित होकर के बाग से चल देता है और रानी दमयंती से कहने लगा कि रानी, इन चप्पलों का सबक तुझे आज ही सिखा दूंगा। मैं आज ही तुझे बता दूंगा कि किसी राजा में चप्पल कैसे दी जाती है। मुझे तू क्या जान रही है? मैं सूरमगढ़ का राजा सूरम सिंह हूं। ऐसा कहते हुए राजा सूरम सिंह अपने घोड़े पर सवार होता है और क्रोध का मारा हुआ चला जाता है सूरमगढ़ के लिए। श्रोताओं, रानी दमयंती भी बाग में झूला झूलने के बाद अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है अपने राज्य महल में, नरवरगढ़ के किले में आ जाती है। हे श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात है कि राजा सूरम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रवती। चंद्रवती महाजादूगरनी थी। उस जमाने में जादू का बड़ा बोलबाला था नल पुराण के अनुसार। तो चंद्रवती महाजादूगरनी थी, समस्त विद्याएं जानती थी। तो राजा सूरम सिंह ने विचार किया कि मुझे आज इस दमयंती का पलंग अपने राज्य महल में मंगाना है, इस दमयंती का हरण करना है। इसने मुझ में चप्पल मारी है, इन चप्पलों का मजा इसे चखाना होगा। हे श्रोताओं, ये सोच करके राजा सूरम सिंह अपनी पुत्री चंद्रवती के पास पहुंच जाता है और चंद्रवती के पास जब पहुंचा तो चंद्रवती ने अपने पिता का चेहरा उदास देखा। तमतमाता हुआ चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। तो चंद्रवती समझ जाती है और अपने पिता को दूर से ही देख करके कहने लगी कि पिताजी, आज कुछ ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी घटना आपके साथ घटित हो गई हो। राजा सूरम सिंह कहने लगा, हाँ बेटी, तुमने ठीक पहचाना। तो ये बात जब उसकी बेटी चंद्रवती ने सुनी तो कहने लगी, पिताजी, किसकी हिम्मत हुई जो आपका अपमान किया? कि बेटी, एक राजा नल है और उसकी एक रानी दमयंती है जो अपने आप को बड़ी सुंदर समझती है, बड़ी अहंकारिन रानी है। मैं उसके बाग में पानी पीने के लिए चला गया, मुझे पता नहीं था कि यह जनाना बाग है, और जैसे ही मैं बाग के अंदर घुसा तो उस रानी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बिना पूछे ताछे मुझ में चप्पलें मार दी, मेरा अपमान किया। ये बात जब चंद्रवती ने सुनी, राजा सूरम सिंह की पुत्री ने सुनी,
तो कहने लगी कि उस रानी का इतना दुस्साहस कि किसी राहगीर को, रास्ता निकलते हुए व्यक्ति को चप्पल मार दे, इसका दंड तो उसे अवश्य मिलेगा। देखिए श्रोताओं, कहने लगी पिताजी आप क्या चाहते हैं? कि बेटी तू जादू करनी है। ऐसा कर, रानी दमयंती का पलंग आज रात्रि को सूरमगढ़ के महल में होना चाहिए। रानी दमयंती सूरमगढ़ के महल में आ जानी चाहिए। देखिए श्रोताओं, चंद्रवती कहने लगी कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आज रात्रि के ठीक 12 बजे मैं दमयंती का पलंग अपने वीरों के बल से सूरमगढ़ के किले में मंगा दूंगी। हे श्रोताओं, जो चंद्रवती थी वो बड़ी जादू में निधान थी। उसके पास 4 वीर रहते थे, 4 यक्ष उसकी सेवा किया करते थे, इसलिए चंद्रवती को बड़ा अहंकार था। इधर चंद्रवती तो सूरम सिंह ने समझा करके तैयार कर दी कि आज रात्रि को ही दमयंती का हरण करना है। हे श्रोताओं, उधर सुनिए, राजा नल खोजते खोजते 2 दिन का समय लगा राजा नल को पहुंचने में, जबकि उसके पास वीर वरण जैसा घोड़ा था जो जल थल गगन सब में वायु के वेग से चल सकता था। श्रोताओं, सबसे पहले राजा नल रजधन तेली के यहां गया, क्योंकि 12 साल की औखा राजा नल ने रजधन तेली के यहां काटी थी। जब रजधन तेली ने राजा नल को देखा तो रजधन तेली बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा आइए राजन, आपका स्वागत है। और आपका कैसे आना हुआ? रजधन तेली से राजा नल बोला कि तुम्हारा पुत्र ढोल कुमार यहां गौना करने के लिए आया हुआ है और 5 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक गौना करके वापस नहीं लौटा। मैं इसलिए उसकी खोज में आया कि हो सकता है दरवाजा गिर गया हो और उसमें ढोल कुमार दब के मर चुका हो। जब ये बात रजधन तेली ने सुनी तो कहने लगा चलिए मित्र, दोनों महाराज के दरबार में चलते हैं। श्रोताओं, रजधन तेली और राजा नल दोनों चल देते हैं पिंगुलगढ़ के राज्य महल की तरफ। जब मार्ग में देखा तो दुर्ग का मुख्य दरवाजा गिरा हुआ था। दरवाजा गिर गया था। वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि ढोल कुमार तो जीवित बच गया है। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।